खामोश! तुमने अपने बेटे की परवरिश सिर्फ 10-12 साल की, और आज जब अपने पिता के पास भेजने की बात आई तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। छटपटा गए तुम दोनों। और जिन माँ बाप ने 40 साल तक दिन रात अपने सीने से लगाकर फूलों की तरह तुम्हें पाला, पढ़ाया लिखाया, शादी की, अपनी जमीन जायदाद रुपया पैसा सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया, उम्र के आखिरी इस दौर में उन्हीं माँ बाप को जुदा करने की सलील हरकत कर रहे हो तुम दोनों। अरे रामू, जल्दी से बग्घी तैयार कर, ठाकुर साहब पंचायत के लिए निकल रहे हैं। अब ये बाबूजी की तरफ से, और ये अले ले ले, तू कहाँ भाग रहा है? और ये मेरी तरफ से बाबूजी। खुश रहो। अर्जुन और नकुल के लिए तुम्हारा प्यार देखकर हमारा दिल बाग बाग हो गया। अपनी भाभी से कोई देवर इतना प्यार कहाँ पाता है? बाबूजी, देवर भी तो भाभी के बच्चे ही होते हैं। वाह बहू वाह, कितनी ऊंची बात कही। सदा सुखी रहो। धर्मराज बेटे, हम बहुत भाग्यवान हैं जो हमें देवी जैसी बहू मिली। बेटे एक बात याद रखना, जब भी तुम घर से बाहर जाओ, बहू के हाथ से दही शक्कर जरूर खा के जाना, शुभ होता है। जी बाबूजी। चलो। आजा। टाटा पिताजी। टाटा पिताजी। चले बाबूजी। चलो। साले साहब रुकिए रुकिए रुकिए। साले साहब, आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपनी बहन बेटी के दरवाजे के सामने आकर उसका सर झुक ही जाता है। दुआ सलाम ना सही, अंदर आकर जलपान तो करते जाइए। हम इस वक्त बहन के भाई नहीं, पंचायत के सरपंच है। क्या तुम ये भूल गए कि जिस घर का मुकदमा पंचायत में हो, उसका फैसला हो जाने तक हम उस घर का पानी तक नहीं पीते। एक बार फैसला हो जाने दो, उसके बाद साथ बैठकर जी भरकर खाना खाएंगे। फैसला जरा सोच समझ कर करना गजरा साहब। जगन्नाथ सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारी बहन का भी बेटा है। कहीं कुछ गलत हुआ तो नतीजा बहुत बुरा होगा। चलो धर्मराज। अरे ठाकुर साहब आ गए। हाँ देखो आ गए, सब आ गए। ठाकुर साहब नमस्कार। ठाकुर साहब पाला भी ठाकुर साहब। मालिक, मेरी बेटी लकड़ियां चुनकर आ रही थी। रंजीत सिंह के बेटे जगन्नाथ ठाकुर ने इसकी इज्जत लूट ली। हम गरीब हैं, इज्जत के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। अब कौन इससे शादी करेगा? अब कौन इसका हाथ थामेगा? आप न्यायमूर्ति हैं, आप ही फैसला कीजिए मालिक। इस बात का कोई चश्मदीद गवाह है? मैं हूँ मालिक। तुम्हारा पायल से कोई रिश्ता है? जी हाँ, मैं इसकी काकी हूँ। तो फिर तुम्हारी गवाही नहीं मानी जाएगी। गवाही सिर्फ उसकी मानी जाएगी जिसने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन इस लड़की के खानदान से उसका कोई रिश्ता ना हो। है कोई ऐसा साक्षी?
ऐसा गवाह? मैं हूँ मालिक। मैंने देखा है। तुमने क्या देखा है बेटे? मैंने देखा कि ये इस दीदी को जबरदस्ती अपने कंधे पे उठाकर पंपशीट में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। ये बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी मगर वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद जब ये बाहर आई तो इसके कपड़े फटे हुए थे और ये रो रो के कह रही थी कि मेरा सब कुछ लूट गया, मैं बर्बाद हो गई। जगन्नाथ, कमीने कुत्ते, तूने इन गरीबों को क्या समझा है? ये वो गरीब मजदूर हैं जिनके खून पसीने की बरकत से हमारी धरती पर हरियाली जागती है। हमारे सर पर जमींदारी का ताज इन्हीं गरीबों की बदौलत है, जिसके बदले में उन्हें 2 वक्त की रोटी 2 गज की चादर मिलती है। और तूने उसी चादर में घुसकर इस गरीब की इज्जत लूट ली। फिर तुझ में और जानवर में क्या फर्क रहा? मुनीम जी, देवी मां के मंदिर से सिंदूर ले आओ। जी मालिक। पायल, तुम इधर आओ। जिन हाथों से मजबूर करके इस कमीने ने तुम्हारी इज्जत लूटी, आज ये उन्हीं हाथों से तुम्हारी मांग भरेगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाएगा। यह हमारा फैसला है। गजराज, अपना फैसला बदल दे। आंखें मत दिखा। ये नीच जिसके पांव अगर मेरी हवेली के फर्श पर पड़े तो फर्श गंदा हो जाए, इस 2 टके की लड़की को तुम मेरे घर की बहू बना रहे हो। तू नहीं जानता, जमींदारों में तो ऐसी बातें होती ही रहती हैं। मजदूर औरतों और मालिकों के बीच में ऐसे खेल तो अक्सर होते रहते हैं। कोई अपनी बीवी नहीं बनाता उन्हें। खामोश! मजदूर औरतों की इज्जत जमींदारों के बाप दादाओं के कोई जागीर नहीं होती जिसे वो अपनी मनमानी करे, रोन दे, कुचले। इज्जत इज्जत होती है, चाहे वो किसी ठाकुर की बेटी हो या किसी मजदूर की। पागल हो गया तू? तुझे इंसाफ करने की अकल नहीं है। तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा गजराज। इसके आगे एक लफ्ज भी बोला तो जुबान खींच लूंगा। तेरी औकात मेरे सामने खड़े होने की भी नहीं है और तू मुझे ललकारता है। गजराज ठाकुर ने कभी किसी अंजाम की परवाह नहीं की। अगर परवाह की है तो सिर्फ अपनी आन, इंसाफ, अखलाक और ईमान की। इस लड़की के जन्म, जात, नाम, इसकी कोई अहमियत नहीं है हमारी नजर में। अहमियत है तो सिर्फ इसकी इज्जत, इसकी पवित्रता की। जगन्नाथ, मांग भर इसकी। गजराज! सदा सुखी रहो बेटी। जगन्नाथ, अगर तुमने इसे कोई तकलीफ दी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। श्रीकांत, आज का मामला क्या है? दादा ठाकुर, ये 2 भाई रघुनाथ और लखन रामलाल के बेटे हैं। माँ बाप के जीते जी घर, जमीन, जायदाद सब कुछ बांट चुके हैं। अब झगड़ा माँ बाप के बंटवारे को लेकर उठा है। माँ को अपने पास रखने के लिए तो दोनों तैयार हैं, पर बाप को रखने के लिए कोई राजी नहीं है। क्या यह सच है? जी दादा ठाकुर, माँ बहुत बूढ़ी और कमजोर हो गई है, इसलिए उसकी देखभाल करना मेरा फर्ज है। दादा ठाकुर,
मैं बचपन से ही माँ को बहुत चाहता हूँ। माँ के बिना रह नहीं सकता, इसलिए माँ की सेवा करने का अधिकार मेरा है। वैसे भी पिताजी भैया को बहुत चाहते हैं, भैया को उनकी देखभाल करनी चाहिए। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? एक लड़का और एक लड़की है। और तुम्हारे? मेरा एक ही बेटा है दादा ठाकुर। अच्छा, तुम दोनों में से जो भी अपनी माँ को अपने पास रखना चाहता है, उसे अपने पिता के पास अपने बेटे को भेजना होगा, क्योंकि बुढ़ापे में उनकी सेवा करने वाला कोई तो चाहिए ना। ये कैसे हो सकता है? 10 साल से जिस बेटे को प्यार से अपने सीने से लगाकर रखा है, उसे अपने से अलग कैसे कर दें? मेरे बेटे के भाग नहीं फूटे हैं जो ससुर जी की सेवा करने का दुख झेले। चाहे तो देवर जी सासू जी को अपने पास रखें। तो क्या मेरे बेटे के भाग फूटे हैं? सासू जी को भले जेठ जी ले जाएं। मैं अपने बेटे को नहीं भेजूंगा। मैं भी मेरे बेटे को नहीं भेजूंगा। तुम माँ को अपने पास रख लो। नहीं, तुम रखो। तुम रखो। तुम अपने पास रखो। तुम अपने पास रखो। खामोश! तुमने अपने बेटे की परवरिश सिर्फ 10-12 साल की, और आज जब अपने पिता के पास भेजने की बात आई तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। छटपटा गए तुम दोनों। और जिन माँ बाप ने 40 साल तक दिन रात अपने सीने से लगाकर फूलों की तरह तुम्हें पाला, पढ़ाया लिखाया, शादी की, अपनी जमीन जायदाद रुपया पैसा सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया, उम्र के आखिरी इस दौर में उन्हीं माँ बाप को जुदा करने की सलील हरकत कर रहे हो तुम दोनों। अरे कोक में अपना लहू पिला पिला कर जिसने तुम्हारी रचना की, तुम्हें जीवन देने के लिए मर मर कर कई बार जो जी है बेचारी, वो है तुम्हारी माँ। अपना खून जला जला कर तुम्हें रोटी खिलाने वाला, अपनी खुददारी पर चोट खा खा कर तुम्हें खुशी देने वाला वो इंसान तुम्हारा बाप है। और इन्हीं माँ बाप की जिंदगी भर की दौलत हो तुम दोनों भाई। मुझे मालूम है तुम दोनों अपनी माँ को अपने पास क्यों रखना चाहते हो, ताकि वो तुम्हारे घर में खाना बनाए, तुम्हारे कपड़े धोए, तुम्हारे बच्चों की देखभाल करे, और तुम्हारी बीवियां पलंग पे लेटे लेटे हुक्म चलाएं। तुम्हें माँ नहीं चाहिए, तुम्हें मुफ्त में काम करने वाली नौकरानी चाहिए, नौकरानी। बाप इस बुढ़ापे में कमा नहीं सकता, तुम्हारे खेतों में हल चला नहीं सकता, बोझ लगने लगा है तुम्हें, इसलिए अब तुम्हें बाप की जरूरत नहीं है। और जिस दिन तुम्हारी माँ से भी घर का काम नहीं हो सकेगा, तुम उसे भी कचरे की तरह घर से बाहर फेंक दोगे। अरे नालायको, माँ बाप को अपनी पलकों पर बिठाकर उनकी सेवा करना तो हमारा परम धर्म है। मैं ये नहीं कहता कि मंदिर बनाकर अपने माँ बाप की पूजा करो, मगर किसी मंदिर के सामने अपने माँ बाप को भीख मांगने पर मजबूर तो मत करो। बुढ़ापे में पति पत्नी का रिश्ता दिए और बाती जैसा होता है, बाती को अलग कर दो तो दिया बुझ जाता है। वैसे ही इस उम्र में इन्हें अलग कर दिया तो ये मर जाएंगे। इतिहास गवाह है, जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता वो बेटा कभी सुखी नहीं रह सकता। हमें माफ कर दीजिए दादा ठाकुर, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, अपने माँ बाप से मांगो जिनका दिल तुमने दुखाया है। अब इनकी आखिरी सांस तक तुम्हें इनकी सेवा करनी पड़ेगी, वरना तुम इस गांव में नहीं रह सकते। यह हमारा फैसला है। इस मामले में किसी को दादा ठाकुर से कुछ कहना है? किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मास्टरनी की आत्महत्या यह साबित करती है कि उसकी इज्जत लूटी गई, और इसका जिम्मेदार है अर्जुन ठाकुर। इसलिए अर्जुन ठाकुर को 12 साल के लिए गांव से बहिष्कार किया जाता है। आज से कोई इससे बात नहीं करेगा, कोई इसकी मदद करेगा नहीं, और जो भी इस हुक्म को तोड़ेगा उसे और उसके परिवार वालों को यही सजा भुगतनी पड़ेगी। मासूम मास्टरनी शिल्पा ही अपनी विधवा मां का सहारा थी,
इसलिए अर्जुन ठाकुर की जायदाद का आधा हिस्सा उसकी मां को दिया जाएगा। यह हमारा फैसला है।